फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड्स, लीनियर इक्वेशन के पेयर के सॉल्यूशन निकालने के लिए। तीन मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले ये सवाल अराइज होता है, व्हाई वी नीड देम, हमें इन मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्यूशन निकालना सिखाया था ग्राफ से, ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या सुटेबल नहीं है, और सुटेबल है तो इन तीनों मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो इधर देखो बच्चों, ग्राफ पे कभी कभी जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जो आपका सॉल्यूशन आता है, कभी कभी वो कुछ ऐसी जगह इंटरसेक्ट करती हैं जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पता करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मान लो ब्लॉक के बीचों बीच ग्राफ का पेपर जो होता है, उस पे वर्टिकल लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनसे मिलके ग्राफ तैयार होता है। और हम इसको किसी को x मान लेते हैं, किसी को y मान लेते हैं, और इस पर्टिकुलर उसको लेके ग्राफ बनाते हैं। मान लो कोई लाइन ऐसी जगह इंटरसेक्ट कर रही है जहां पे जो ये पतली वाली लाइन होती है ना, उनके भी बीच में, तो यहाँ पे इस वैल्यू को एग्जैक्टली रीड करना बड़ा टफ हो जाता है कि ये कितनी है। ना तो ये मान लो हम इसको नीचे ले भी आए तो यहाँ पे हम इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि दो डिजिट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं दो डिजिट्स के बीच में। अब इन दोनों डिजिट्स के बीच में ये रीड करना कि ये पर्टिकुलर वैल्यू कितनी वैल्यू को x पे रिप्रेजेंट कर रही है, कितनी वैल्यू को y पे रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर ये आप मैनुअली किस पे बना रहे हो, ग्राफ की कॉपी पे बना रहे हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप ऐसे पर्टिकुलर केसेस में x और y की क्या बता सको, एक्यूरेट वैल्यू बता सको। मान लो जहां x की वैल्यू आनी थी 5.37891, वहां आपने ग्राफ में देखा और आपको लगा 5, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज को ग्राफ से बताना बड़ा आसान होता है, लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यूज मतलब वो नंबर्स जो इंटीजर्स नहीं है, उनको ग्राफ से बताना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो बता दोगे, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो ग्राफ को देख के। मैनुअली ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इन कंडीशंस को एलिमिनेट करने के लिए कि आपका एक्यूरेट रिजल्ट आए, इसलिए ये मेथड्स लाए गए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये ग्राफिकली नहीं करने, इनको हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड को पढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान से सुनो, यहां दो इक्वेशन दे रखी हैं, और मैंने अपने प्रीवियस जो वीडियोस है उनमें आपको क्लियरली बताया था कि एक लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर एक ही इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। x माइनस 3y माइनस 6, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा, सॉल्यूशंस होते क्या है, तो मैंने पहली वीडियो में बताया था, जब आप इन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करोगे तो ये दोनों किसी ना किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया, ये लाइन आई, दूसरी इक्वेशन से लाइन बनाई, मान लो ये लाइन आई, और ये दोनों ही लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये पॉइंट जो होगा वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। ध्यान से सुना, इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब है ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन में आ रहा है। इस पॉइंट में, इस पॉइंट से दो वैल्यू आएंगी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ये हमने कहां से बताया था, प्रीवियस वीडियो में। अब x की वैल्यू इसमें पुट करो और y की इसमें एक साथ, तो ये इक्वेशन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। x y के यही वैल्यू इसमें पुट करो तो ये भी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लाइन के पॉइंट्स होते हैं, मान लो ये लाइन है और इस लाइन के जो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ही क्या होते हैं, इस लाइन के सॉल्यूशन। इसलिए अगर एक लाइन में पूछा जाए, अगर x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 सिर्फ यही लिखा होता और ये पूछा गया होता कि इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, तो आप क्या बताते, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है और ये पॉइंट ही इसके सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों पे इनफाइनाइट पॉइंट है। लेकिन इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस, यहाँ पे एक वर्ड बोल दिया हमने, कॉमन सॉल्यूशंस कितने हैं, तो इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। एक ही ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों में आ रहा है।
दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। ये जो दो लीनियर इक्वेशन आपको एक साथ दी गई हैं, इसी को पेयर बोलते हैं, और इस पेयर का एक ही कॉमन सॉल्यूशन है। समझ गए? दैट मींस एक ही ऐसा पॉइंट है, एक ही ऐसा कोऑर्डिनेट है जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पे जो हम सॉल्यूशंस निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? कॉमन सॉल्यूशंस। क्या? कॉमन सॉल्यूशन। और सबसे पहला मेथड जिसको यूज करेंगे वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? जैसा कि वर्ड है सब्स्टिट्यूट करना, एक चीज की जगह दूसरी चीज लाना। गेम्स, जो स्टूडेंट्स गेम देखते होंगे ना, उनके लिए बड़ा आसान है सब्स्टिट्यूशन को रिलेट करना। सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं? जैसे फुटबॉल में कुछ किसी एक प्लेयर की चोट लग जाती है तो दूसरे प्लेयर को क्या कर देते हैं? उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सेम हम यहां पे क्या करेंगे? दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42। यहां पे दो वेरिएबल है, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू को दूसरी वैल्यू में, दूसरे इक्वेशन में क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां मान लो हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x माइनस 7y प्लस 42 किसके इक्वल है? 0 के। 42 को उधर भेजो, किस में जाएगा? माइनस में। माइनस 42 माइनस 7y बचा है, अभी भी x अकेला नहीं हुआ, तो माइनस 7y को उस तरफ भेजो, x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7y। नाउ हियर x अकेला है, अकेले का मतलब है x के साथ कोई दूसरी टर्म प्लस माइनस में नहीं है, x के साथ कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई में नहीं है, x का कोएफिशिएंट 1 है। अब इस कंडीशन को बोलते हैं कि हमने ये इक्वेशन किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दी? इन टर्म्स ऑफ x। ये हमने किसके टर्म्स में लिख दी इक्वेशन? ये हमने x के टर्म्स में लिख दी। समझ गए? अब ये जो वैल्यू है उसको इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ये मान लो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकंड। हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से, तो इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू कितनी है? माइनस 42 प्लस 7y। यहां पे भी x लिखा है, तो अब x की जगह यहां क्या लिख देंगे? माइनस 42 प्लस 7y माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको जरा ध्यान से देखो, 7y प्लस में है, अब इधर देखो ध्यान से, 7y प्लस में है, ये माइनस में, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 42 प्लस 7y माइनस 3y कितना आ गया? प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। माइनस 42 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस का 48 इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो 4y इक्वल्स टू माइनस 48 उस तरफ किस में जाएगा? प्लस में। 4 के साथ y मल्टीप्लाई में किस में जाएगा? डिवाइड में। y इक्वल्स टू 48 अपॉन 4। हियर कम्स द वैल्यू, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ y 12। y की कितनी वैल्यू आई? 12 आई। अब y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, ताकि किसकी वैल्यू निकाल सके? x की वैल्यू निकाल सके। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके चाहो तो कैलकुलेशन को नोट कर सकते हो। x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7y, 7 इंटू 12, दैट मीन्स माइनस 42। x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 12 कितना होता है? 84। माइनस 42 84, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4। x की कितनी वैल्यू आ गई? 42 आ गई। यहां पे हमें कॉमन सॉल्यूशन मिल चुका है, और इस पर्टिकुलर केस में कॉमन सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल्स टू 12 और y इक्वल्स टू 42, जिसको एक साथ लिख सकते हैं 12, 42। ये कौन सी फॉर्म होती है? कोऑर्डिनेट फॉर्म होती है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, x 42 है और y कितना है? 12 है। तो यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी? 42, 12। दैट इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, इसका एक कॉमन सॉल्यूशन है, और क्या है? 42, 12। इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैं फिर से बता रहा हूँ, 42 और 12 दोनों ही पॉइंट्स को पहले इक्वेशन में पुट करना, x की जगह 42, y की जगह 12, और इसको सॉल्व करना, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी x की जगह 42 पुट करना, y की जगह 12 पुट करना, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे सेम प्रीवियस मेथड से। सबसे पहली इक्वेशन में से किसी एक के टर्म में पूरे को लिख लेंगे, तो पहली इक्वेशन कितनी है? 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की टर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं, 2x प्लस 3y, 9 उस तरफ किस में जाएगा? यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, 2x, 3y यहाँ प्लस में, इधर किस में जाएगा? माइनस में। 2 के साथ x किस में है? मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड किस में जाएगा? डिवाइड में।
x equals to 9 minus 3y upon 2. Here we get the value of the following equation in terms of the x. हमने अपनी इक्वेशन को x की टर्म्स में लिख लिया, ये इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना. सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इससे. तो यहां ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे. सेकंड इक्वेशन कितना है, इधर देखो 4 into x, x की जगह कितना पुट करेंगे 9 minus 3y upon 2 plus 6y minus 12 equals to 0. 2 से 4 कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया. 2 into 9 18 minus 6y plus 6y minus 18 equals to 0. minus 6y plus 6y कैंसिल आउट, प्लस का 18 माइनस का 18 0. ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में. इधर क्या है 0. 0 इक्वल्स टू 0 लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया. और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, नो वेरिएबल इज देयर. दैट मीन्स अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो ऐसी कंडीशन को ही हम बोलते हैं ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट का मतलब है कि यहां क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y. ये जो स्टेटमेंट है ये y की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है. कहने का मतलब है यहां आप y की कोई सी भी वैल्यू रख लेना दोनों में, वो दोनों के एक साथ सेटिस्फाई कर देगी. तो यहां पे x की कोई भी सर्टेन वैल्यू नहीं आएगी. यहां पे इनफाइनाइट ऐसी वैल्यूज है y की और x की जो इसको एक साथ सेटिस्फाई कर सकती हैं. दैट मीन्स हम यहां पे क्या सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां कितने कॉमन सॉल्यूशन आए, यहां पे आए इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन. अगर ऐसा स्टेप आ जाए तो ऐसे स्टेप में आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन, जहां आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे कोई वेरिएबल ना बचे और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आए, राइट हैंड साइड के. अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताते हैं. ग्राफिकली जब हमने सॉल्व किया था तो कोएफिशिएंट के रेशियो से भी आप डायरेक्टली पता कर सकते थे कि इस पर्टिकुलर पेयर का कितने सॉल्यूशन आएंगे. तो वो क्या था, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. ये जो कंडीशन थी वो किसके लिए थी, कोइंसिडेंट लाइन के लिए. कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आना. ये कोइंसिडेंट लाइन होती है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाए. दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट. और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होते हैं, क्योंकि लाइन सेम है तो इनका हर एक पॉइंट दोनों में क्या है, सेम, और पॉइंट ही सॉल्यूशन होते हैं. तो दोनों के इनफाइनाइट, एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं. तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए कोइंसिडेंट के केस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. और ये केस कौन सी लाइन का होता है, कोइंसिडेंट लाइन का. और आप इसको डायरेक्टली कैसे पता कर सकते हो, कोएफिशिएंट के रेशियो अगर इक्वल आए तो ये केस इनफाइनाइट वाला होता है. इधर देखो, x का कोएफिशिएंट 2, x का सेकंड में कोएफिशिएंट 4, y का फर्स्ट में कोएफिशिएंट 3, y का सेकंड में कोएफिशिएंट 6, कांस्टेंट टर्म -9, यहां पे कांस्टेंट टर्म -18, 2 से 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 3 से 3 1 बार, 6 2 बार, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 1 बार, 9 से 18 2 बार. व्हाट वी गेट, 1/2 1/2 1/2 एंड 3 of the ratios are exactly same, equal. That means it is the condition of what, ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. और ये कंडीशन कौन सी थी, कोइंसिडेंट. That means infinite solution. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे x plus 2y minus 4 equals to 0, 2x plus 4y minus 12 equals to 0. इन दोनों को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. क्या मेथड था, सबसे पहली इक्वेशन क्या है, x plus 2y minus 4 equals to 0. इस पूरी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल की टर्म में लिख दीजिए. तो यहाँ -4 इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा. प्लस 2y इस तरफ है, उस तरफ किस में जाएगा, माइनस में. तो 4 minus 2y, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड. इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहाँ x की जगह कितना लिखेंगे, 4 minus 2y. अब इसको देखो ध्यान से, 2x की जगह कितना पुट करेंगे, 4 minus 2y, 4 minus 2y. यहां पे फिर क्या है, प्लस 4y और माइनस 12 इक्वल्स टू 0. 2 into 4 8, 2 into 2 minus 4y plus 4y minus 12 equals to 0. minus 4y plus 4y कैंसिल आउट. 8 minus 12 minus 4 equals to 0, जो क्या है, नॉट इक्वल है. 4 0 के इक्वल नहीं आता. यहां पे कोई वेरिएबल नहीं बचा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है
वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन वेरिएबल भी नहीं बच रहा है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये है फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? फॉल्स स्टेटमेंट। और फॉल्स स्टेटमेंट के केस में यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो कॉमन सॉल्यूशन। रिमेंबर इट, इसको हमेशा याद रखना। जब भी सब्स्टिट्यूट वाले क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन मतलब कोई वेरिएबल ना बचे सब्स्टिट्यूट करने के बाद, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए, तो ये कौन सा स्टेटमेंट होता है? फॉल्स स्टेटमेंट। और इस केस में इस पेयर में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है। कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो ये कैसी लाइन बनेंगी? अगर ये है तो ये बनेगी पैरेलल लाइंस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप ये सब बड़े अच्छे से बता सकते हो। अब इधर देखो, इसको पता करने का बड़ा आसान सा एक तरीका बताया था हमने। क्या तरीका बताया था? कोएफिशिएंट के रेशियोज को कंपेयर करो। यहाँ पे x का रेशियो कितना है? x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे y का 2 कोएफिशिएंट, यहाँ पे 4, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -4, यहाँ कांस्टेंट टर्म -12। 2 से 2 1 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 1 टाइम्स, 4 से 12 3 टाइम्स, 1/2 1/2 1/3। ये तो इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। ये कौन सा केस है? तो याद करो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ये केस है आपका ये वाला, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये केस किस कंडीशन में आता था? पैरेलल लाइंस के कंडीशन में। पैरेलल लाइंस जब होंगी तो जरा सोच के बताओ, दो लाइन पैरेलल है, इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ही तो सॉल्यूशंस है। तो हम क्या लिखेंगे? नो कॉमन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे से छुलेंगी नहीं, क्योंकि पैरेलल है। तो इन ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इस लाइन में भी आए और इस लाइन में भी आए। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? नो कॉमन सॉल्यूशन। तो आप डायरेक्टली भी पता कर सकते हो, लेकिन इन केस आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो और मेथड लगाते टाइम पे कैसी कंडीशन आए? जो अभी आई थी कि कोई भी वेरिएबल ना आए और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट होता है। फॉल्स स्टेटमेंट के केस में नो कॉमन सॉल्यूशन, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है। और ये कैसी लाइन बनाते हैं? पैरेलल लाइंस बनाते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। देखो, एलिमिनेशन मेथड जैसा कि नाम लिखा है, एलिमिनेट करना, किसी चीज को हटा देना ही एलिमिनेशन कहलाता है। x - 7y + 42 = 0, x - 3x - 6 = 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कि कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। या तो x ऐड करने पे चला जाए या y चला जाए, या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे x और y में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। अब एलिमिनेट होगा कब? देखो, x - 7y + 42 ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x - 3y, सॉरी यहाँ पे x लिख दिया है, y आएगा। x - 3y - 6 = 0। इन पर्टिकुलर केसेस में आपको एलिमिनेशन करने से पहले ये देखना है कि दोनों में टर्म्स क्या है। x की टर्म इसमें क्या है? सिर्फ x। यहाँ पे x की टर्म क्या है? सिर्फ x। यहाँ पे y की टर्म क्या है? -7y। यहाँ पे y की टर्म क्या है? -3y। तो यहाँ पे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी हमको। x की टर्म्स दोनों ही इक्वेशन में एग्जैक्टली सेम है। तो जब आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की टर्म सेम है, इसलिए वो एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और कितना आंसर आएगा? इनको सब्ट्रैक्ट करके 0। दैट मींस ये टर्म हो जाएगी एलिमिनेट। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन। तो एलिमिनेट करने से पहले आपको ये चेक करना है कि x की टर्म या y की टर्म दोनों में सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम पहले बनाना है। और वो कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई करके। दोनों इक्वेशंस को किसी कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करोगे ताकि दोनों क्या हो जाए? टर्म्स सेम हो जाए। तो यहां ऑलरेडी x की टर्म दोनों में सेम है, तो यहां पे हमें कोई मेथड, कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x - 7y + 42 = 0, x - 3y - 6 = 0। यहां लिखा हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले 1 वाली इक्वेशन लिखिए फिर सेकंड वाली। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले टर्म्स की साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। x प्लस का x माइनस का कैंसिल आउट, माइनस का 7y प्लस का 3y माइनस का 4y प्लस का 42 प्लस का 6 प्लस का 48 इक्वल्स टू 0। -4y, 42 इधर प्लस का है, 48 इधर प्लस का है, इधर किसका? माइनस का।
माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 48/4। 4 से 4 कितने टाइम्स बच्चों? 1 टाइम। 8 कितने टाइम? 2 टाइम्स। तो y की वैल्यू आ गई 12। अब इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो ताकि किसकी वैल्यू निकाल सको? x की वैल्यू निकाल सको। इसको मैं रफ कर देता हूं। मान लो यहां पे हमने पहली ही इक्वेशन में, पहली इक्वेशन क्या है? x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। यहां पे y की जगह कितना पुट करेंगे? 12। x माइनस 7 इंटू 12 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 7 जा कितना होता है स्टूडेंट्स? 84 प्लस 42 equals to 0. x minus 84 plus 42. Here we get what we get? Minus 42 equals to 0. 42 उस तरफ जाएगा, किसमें जाएगा? प्लस में। तो x की कितनी वैल्यू आई? 42। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन अपना मिल गया। क्या सॉल्यूशन आया? x 42 और y 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मिनट इस इक्वेशन को रोको। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में x की वैल्यू 42 आई थी, y की वैल्यू 12 आई थी। एक ही क्या आ रहा था? सॉल्यूशन आ रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो आप इसके अगर लाइंस का ये पूछा जाए कि इसकी लाइन ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, तो आपका एक सॉल्यूशन आ रहा है, दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि ये अगर ग्राफ पे ड्रॉ करी जाएंगी तो कैसी लाइन बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। वही प्रोसेस एलिमिनेशन। क्या एलिमिनेशन? दोनों को इधर देखो, दोनों इक्वेशन को लिखो। 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इधर ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था? दोनों में हर एक वेरिएबल की टर्म्स को चेक करेंगे। यहाँ x का क्या है? 2x है, और यहाँ x की टर्म है 4x, यहाँ y की टर्म है 3y, यहाँ y की टर्म है 6y। तो या तो x की टर्म सेम करो या फिर y की टर्म सेम करो। तो हम x की टर्म सेम कर लेते हैं। यहाँ 4x है, क्या इस 2x को 4x बना सकते हैं? बना सकते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर दो? 2 का। अगर 2 का मल्टीप्लाई करने पे 2x किस में कन्वर्ट हो रहा है? 4x में। तो 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ 2x में नहीं होगा, 2 का मल्टीप्लाई पहली वाली पूरी इक्वेशन में होगा, वो भी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ये मेथड किस लिए है? ये मेथड इसलिए है ताकि आपको ये इजीली पता चल जाए कि किस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करें। बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि इस इक्वेशन में 2 का ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, x की जो भी टर्म पहली इक्वेशन में हो उसको अलग लिखो, x की जो भी टर्म दूसरी इक्वेशन में उसको अलग लिख लो, y की जो भी टर्म पहली इक्वेशन में उसको अलग लिखो, y की जो भी टर्म सेकंड इक्वेशन में उसको अलग लिखो। दोनों को कंपेयर करो, फिर ये सोचो कि दोनों सेम कैसे बन सकती हैं। यहाँ 4x था, यहाँ 2x था, तो बड़े इजीली हमको दिख रहा था कि ये 2x 4x में कन्वर्ट हो सकता है। किसका मल्टीप्लाई करके? 2 का। और ये याद रखना, किसी भी एक ही, मतलब दोनों टर्म्स को सेम मत करना। अगर x को सेम, अगर आपको ये इजी लग रहा है कि मैं x को सेम कर सकता हूं तो सिर्फ x को ही करना, y को मत करना। और अगर आपको लग रहा है कि y को कर सकता हूं तो सिर्फ y को करना है, x को मत करना। यहाँ आपने किसको सेम किया है? x की टर्म को। कैसे? पहली वाली टर्म में, x वाली टर्म में किसका मल्टीप्लाई करके? 2 का। तो अब हम यहाँ पे समझ गए कि 2 का मल्टीप्लाई पहली वाली पूरी इक्वेशन में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 का? 2 का। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा। 2 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y माइनस 9 इसमें भी होगा और 0 में भी होगा। 2 का 2x में मल्टीप्लाई 4x, 2 का 3x में मल्टीप्लाई 6y, 2 का 9 में मल्टीप्लाई माइनस 18, 0 इंटू 2 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे x की टर्म एग्जैक्टली क्या हो गई? सेम। देखो, थर्ड इक्वेशन में x की टर्म क्या है? 4x, और सेकंड इक्वेशन में x की टर्म क्या है? 4x। दोनों में सेम है, साइन सेम है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से थर्ड घटाएंगे तो पहले सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब थर्ड टर्म 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे नीचे वाली टर्म्स का क्या चेंज हो जाएगा? साइन चेंज, जो प्लस का है वो माइनस का, जो प्लस का है वो माइनस का, और माइनस वाली टर्म किसका? प्लस का। ये देखो, 4x प्लस का 4x माइनस का कैंसिल आउट, 6y प्लस का 6y माइनस का कैंसिल आउट, माइनस का 18 प्लस का 18 कैंसिल आउट। दोनों तरफ क्या आ गया? 0 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड की। ये केस किसका था? सब्स्टिट्यूशन में ये केस किसका था? ये था आपका ट्रू स्टेटमेंट। और ट्रू स्टेटमेंट के केस में हमने क्या बताया था
पहली बात यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बचा, सब उसके एलिमिनेशन के बाद नो वेरिएबल लेफ्ट, कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ट्रू स्टेटमेंट के केस में हमने क्या बताया था, कितने सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे, क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होंगे, क्योंकि ये कैसी लाइन बनाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाइन। नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये बोलूंगा सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अगर कोई स्टूडेंट इस मेथड को समझ जाए ना तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को ही करने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। देखो इस मेथड में बेसिक समझो, मैन पहले ये देखो दो इक्वेशंस को इन जनरल कैसे लिखते हैं। मान लो ये दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन जब आपको दो इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी हो तो उनमें डिफरेंस कैसे लाते हैं, a1x प्लस b2y सॉरी प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये रिप्रेजेंटेशन होता है दो अलग अलग इक्वेशंस का। बस हमने जो कोएफिशिएंट है उनको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, अलग अलग तरीके से। यहाँ a1x का कोएफिशिएंट, यहाँ a2, यहाँ y का कोएफिशिएंट b1, यहाँ b2, यहाँ कांस्टेंट टर्म c1, यहाँ c2। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसी को कंपेयर करो इन दो इक्वेशन से, पहले कंपेयर करना सीखो। जो पहली इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, a1। ध्यान से समझना, जो पहली इक्वेशन है उसमें y का कोएफिशिएंट b1, जो पहली इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म क्या कहलाएगा, c1। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करो पहले। इधर देखो a1 की वैल्यू कितनी आई है, 7, b1 की वैल्यू देखो, कंपेयर करो एग्जैक्टली, यहां प्लस है और y का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो b1 होगा। यहां y का कोएफिशिएंट -15 है, 15 मत लेना, सिर्फ -15। अब c1 कांस्टेंट टर्म के आगे भी क्या है, प्लस, तो यहां पे -2 है, सिर्फ 2 मत ले लेना। अगर माइनस है तो माइनस के साइन के साथ लोगे। अब सेकंड टर्म से कंपेयर कराओ तो यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है, a2, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं, तो यहां पे a2 की वैल्यू आई 1। सिमिलरली b2 की वैल्यू आई 2 और c2 की वैल्यू आई -3। तो ये कंप्लीट हुआ कंपैरिजन। अब आप कंपेयर करना सीख गए। अब आगे देखो, जब आपकी दोनों इक्वेशन कंपेयर करना सीख जाओ, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करना आप सीख गए हैं। अगर माइनस लगा हो कोएफिशिएंट के सामने, जैसे y का कोएफिशिएंट हमें दिख रहा है -15, तो -15 लेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं और सिर्फ 15 लेते हैं, तो वो मिस्टेक आप लोग मत करना। अब यहाँ पे देखो इस मेथड को अप्लाई करने का लॉजिक क्या है। यहाँ पे एक सीक्वेंस अप्लाई होता है, वो सीक्वेंस होता है b1 c1 a1 b2 सॉरी b1, ठीक है। यहाँ पे b2 c2 a2 और b2। कहने का मतलब है b से साइकिल चालू होगी, b c a और फिर से b पे खत्म होगी, b से ही साइकिल चालू होगी और b पे ही खत्म होगी, b1 c1 a1 और b1। तो इसी फॉर्म में हम अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या आता है b1, तो b1 कितना है -15। फिर क्या लिखा था हमने, b के बाद क्या आता है c1 कितना है -2। फिर c, फिर रिपीट आ जाओ a पे, फिर क्या आएगा 7, a1 कितना है 7। फिर क्या आएगा b1 कितना है -15। जहां से शुरू हुए वहीं आ गए। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में b2 कितना है 2, c2 कितना है -3, फिर a2 कितना है 1, फिर b2 कितना है 2, 2 से चालू 2 पे खत्म, -15 से चालू -15 पे खत्म। यहां x लिख लेना, यहां y लिख लेना, यहां 1 लिख लेना। अब यहां पे देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहां पे कुछ इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते चलोगे, सिर्फ आगे की ही तरफ बढ़ेंगे, रिवर्स नहीं आएंगे। इसका इसमें, इसका इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। ध्यान से समझना, शुरुआत कहां से हुई, b1 c1 a1 b1, b2 c2 a2 b2। अब इसको हमने इनके बीच में क्या लिख दिया, x y और 1। अब यहां ध्यान से देखो, x के नीचे क्या आ रहा है, -15 का किस में मल्टीप्लाई, -3 में, 2 का मल्टीप्लाई -2 में। अब यहां ध्यान से देखना,
-15 का किस में मल्टीप्लाई किया, -3 में। ध्यान से समझना बच्चों, यहां पे साइन आता है माइनस का, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, किन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 और माइनस, तो यहां पे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ये याद रखने सबसे जरूरी बात है, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, किसका, 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, -2 में। फिर आगे बढ़ो, y अपॉन y के नीचे क्या आएगा, -2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 1 में करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, -2 का 1 में करो, -2 मल्टीप्लाई 1, फिर किसका साइन, माइनस का साइन, ये लगाना मत भूलना। फिर -3 का मल्टीप्लाई -7 में, -3 इंटू 7 इक्वल्स टू, यहां क्या है 1 अपॉन 7 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2 में करेंगे, फिर किसका साइन, माइनस का साइन, सबसे जरूरी चीज, फिर 1 का मल्टीप्लाई -15 में, 1 इंटू -15, समझ गए। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ऊपर वाली चीज को, इसको याद रखना। अब यहां से ये तीनों रेशियोस में आ गए, अब तीनों के बीच में किसका साइन लगाया हमने, इक्वल का साइन लगाया। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, x अपॉन -15 इंटू -3, 15 3 जा 45, माइनस का साइन 2 इंटू -2, 2 का -2 में मल्टीप्लाई -4 इक्वल्स टू y अपॉन -2 का 1 में मल्टीप्लाई -2, माइनस का साइन -3 इंटू 7 कितना आएगा, -21 इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 इंटू 2 14, -1 इंटू -15 इज व्हाट, -15। अब यहां पे इसको रफ कर देता हूं, इधर देखो, x अपॉन 45 माइनस ऑफ -4 किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 इक्वल्स टू y अपॉन -2 माइनस ऑफ -21 प्लस का 21, 1 अपॉन 14 माइनस ऑफ -14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 15। अब इसको ध्यान से देखो, ऊपर वाला रफ कर देते हैं, x अपॉन कितना आ जाएगा 49 इक्वल्स टू y अपॉन कितना आ जाएगा, -2 प्लस का 21 19 इक्वल्स टू 1 अपॉन 14 प्लस 15 कितना आ जाएगा 29। इसको रफ कर दिया। अब हम करेंगे कंपेयर। देखो यहां पे वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल है, लेकिन इस केस में कोई भी वेरिएबल नहीं है और तीनों इक्वल है। तो x अपॉन 49 को किससे कंपेयर कर देंगे, 1 अपॉन 29 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x का 29 में मल्टीप्लाई और 1 का किस में मल्टीप्लाई, 49 में। x का 29 में, 1 का 49 में, 29 उस तरफ किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने के लिए y अपॉन 19 इक्वल्स टू 1 अपॉन 29, इसको किससे कंपेयर कराती है, इससे। y का 29 में मल्टीप्लाई y इंटू 29, 1 का 19 में मल्टीप्लाई 19, 29 उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 19 अपॉन 29, तो y की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई। इस मेथड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो डायरेक्टली अगर मैं बताना चाहता तो क्या बता सकता था, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको ध्यान से समझना, 1 अपॉन किस पे, ऊपर आएगा आपका a1, नीचे आएगा आपका b2 माइनस किस में मल्टीप्लाई, a2 इंटू b1। ये आता आपका जनरल एक्सप्रेशन। लेकिन इस फॉर्मूले को याद करने से अच्छा है कि आप इसको किस फॉर्म में याद करो, b से स्टार्ट करेंगे, b पे एंड करेंगे, दोनों को ही, और ऊपर वाली टर्म्स किसकी होंगी, पहली इक्वेशन की तो 1, नीचे वाली टर्म्स दूसरी इक्वेशन की तो 2, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और इन सब के बीच में क्या लिख देंगे, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1, इसके नीचे के टर्म इससे b1 c2 माइनस b2 c1, y के नीचे के टर्म c1 a2 माइनस c2 a1, 1 के नीचे के टर्म a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये इन जनरल फॉर्म है, लेकिन हम किससे करेंगे, इस फॉर्म में लिख के करेंगे। जब आप इस फॉर्म को बार बार इस फॉर्म से करोगे तो आपको इस फॉर्म को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली x के नीचे इसी जनरल टर्म को लिखने लग जाओगे। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो याद करने वाली चीज है वो ये है, a1 b2 माइनस b2 a1, ये जो है वो 0 के इक्वल कभी भी ना हो।
अगर ये टर्म डायरेक्टली जीरो के इक्वल आए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाने से पहले चेक कर लेना कि वो कहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये जो है वो जीरो के इक्वल ना हो, तब ही हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए तो आपका दो कंडीशन पॉसिबल होती हैं, या तो लाइन क्या होंगी कोइंसिडेंट, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और या फिर लाइन जो होंगी वो क्या होंगी पैरेलल, तो उस केस में नो सॉल्यूशन। तो उनको फाइंड करने का तरीका हमने पहले ही बता दिया, कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेशियोज को कंपेयर करा के। अगर तीनों का रेशियो इक्वल आए तो वो किसका केस होता है, वो केस होता है पैरेलल लाइन का। और तीनों का रेशियो इक्वल ना आए, सिर्फ दो का रेशियो इक्वल आए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल ना आए, तो ये केस होता है पैरेलल लाइन का, दैट मींस नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आपको रेगुलरली मिलती रहे। एक हमने शॉर्ट ट्रिक के लिए अलग प्लेलिस्ट में जाके बना रखा है, उसमें हम शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो जो बच्चे नए हैं वो हमें प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे उस प्लेलिस्ट को खोल के शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह की। और जो बच्चे आज चैनल पे पहली बार आए हम उनको बता दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम रेगुलरली 10th क्लास के लिए स्पेशली बड़े अच्छे क्विज़ेस ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, ताकि आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, या फिर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की सोच रहे हो उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन को खोल के उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक्स पे जाके हमको दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और वहां पे जो क्विज हम कंडक्ट कराते हैं उनको रेगुलरली दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।